हुआ है और मायावती इसी कवायद में जुटी हैं कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर अगर बहुजन समाज पार्टी एक आध सीटों पर भी जीत हासिल कर लेती है तो वो उनके लिए एक संजीवनी का काम कर सकता है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में साल 2027 में नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर और बड़ी खबर की शुरुआत बसपा सुप्रीमो मायावती से। बसपा सुप्रीमो मायावती क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ देंगी और क्या बसपा का जो जनाधार खो रहा था उसको वापस से मायावती पालेंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने दो लड़कों की कहानी देखी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जिन्होंने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, उसका फ़ायदा भी हुआ। लेकिन अब ऐसी क्या वजह है कि जो बात ये निकल कर सामने आ रही थी कि आने वाले वक्त में मायावती समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेंगी, वो मायावती समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के मूड में नहीं है और वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। और क्या बसपा उपचुनाव में वाकई वो कर दिखाएगी जिसकी उम्मीद ना बीजेपी कर रही है ना समाजवादी पार्टी कर रही है? और क्यों जब ये खबर निकल कर सामने आती है कि बसपा अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली है तो बीजेपी और सपा की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसी मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी सिराज भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सिराज भाई, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो इस प्रोग्राम में आपका। और चर्चा अगर उत्तर प्रदेश को लेकर हम कर रहे हैं तो एक बड़ा चेहरा हम और आप जानते हैं, वो बड़ा चेहरा बसपा प्रमुख मायावती हैं और दलितों का वोट बैंक उन्हें हमेशा से मिलता रहा है, लेकिन बीच में वोट बैंक उनका खिसक गया है। तो क्या लग रहा है आपका कि अगर मायावती अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ती हैं तो क्या समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए वो मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव जो हैं कई मायनों में बीएसपी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान जो कह सकते हैं बीएसपी का कोर वोटर था, जो दलित वोटर था, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ और इसका पूरा फायदा समाजवादी पार्टी को मिला। अब चुनौती ये है कि पहली बार बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में भाग ले रही है और जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। और उससे पहले एक बड़ी अपडेट जो है सामने आ रही है कि जो अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा की सीट है, वहां पर प्रथम जो पंचायत का चुनाव था वहां पर बीएसपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, यानी एक तरफा जीत हासिल की है। ये जीत मुझे लगता है संजीवनी के तौर पर है मायावती के लिए, बीएसपी पार्टी के लिए, क्योंकि आपने देखा कि ना ही लोकसभा चुनाव में ना ही विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी जो है वो पस्त होती हुई नजर आई। और जाहिर सी बात है ये लोकसभा चुनाव जो था इसमें मायावती ने तमाम अपने पैंतरे आजमाए। उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया और उन्होंने इसीलिए लिया था ताकि वो अपने कोर वोटर को साध सकें, लेकिन वोटर जो है वो पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आए। वहीं देखा जाए तो दक्षिण में बीआरएस के साथ गठबंधन, ये भी कहीं ना कहीं कई मायनों में सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर उत्तर प्रदेश में बीएसपी की कमजोर जो जनाधार है वो पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन दक्षिण भारत में जाने का क्या मतलब है। वहीं देखा जाए आकाश आनंद के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन लिया मायावती ने, इसको लेकर के तमाम जो बड़े फैक्टर हैं इसको लेकर के मायावती पर निशाना साधा गया विपक्ष द्वारा कि भाई मायावती जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रही हैं। और ये जो पूरा का पूरा चुनाव था, मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि ये जो चुनाव था लोकसभा का इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच था, इसमें तीसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं। आपने देखा होगा मायावती जो 432 सीटों पर चुनाव लड़ती हैं, मुस्लिम चेहरों पर दाव खेलती हैं, कई बड़े मुस्लिम चेहरों को मौका देती हैं, लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं होता है। और नतीजा ये होता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक जो कह सकते हैं कि दशकों से बीएसपी के साथ था, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है। और मायावती इसी कवायद में जुटी हैं कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर अगर बहुजन समाज पार्टी एक आध सीटों पर भी जीत हासिल कर लेती है तो वो उनके लिए एक संजीवनी का काम कर सकता है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव भी है। सिराज भाई, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि मैं ये देख रहा हूँ कि जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी है या समाजवादी पार्टी का जिक्र कर लेते हैं, चंद्रशेखर आजाद, रावण, ये कह रहे हैं कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि जो सियासी रणनीतियां हैं या जो सियासी गणित हैं, 10 सीटों में से कितनी सीटें ऐसी हैं जिस पर बसपा को विश्वास है कि वो इतनी सीटें निकाल कर ले ही जाएगी?
जी देखिए, अभी बहुजन समाज पार्टी की जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सीट ये समझ रहे होंगे कि शायद वो जीत जाएँ। हालाँकि जो अंबेडकर नगर की कटेरी सीट है, वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की स्थिति है, वो मजबूत नज़र आ रही है। लेकिन अब देखना होगा कि इस उपचुनाव में क्या वाक़ई में जो दलित वोटर है, वो फिर से मायावती के साथ जुड़ता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि देखिए, मायावती ने जिस तरीके से आकाश आनंद के खिलाफ एक्शन लिया, उसके बाद से लगातार उन पर आरोप लगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने का जो नतीजा है, वो आकाश आनंद को भुगतना पड़ा है। और इसी से कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी के माफ़ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक थे, वो कहीं न कहीं नाराज़ दिखे, क्योंकि आकाश आनंद एक युवा चेहरा है और तमाम मुद्दे उठा रहे थे। ज़मीनी तौर पर देखा जाए तो बेरोज़गारी, महंगाई और जिस तरीके से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे थे, बुलडोज़र नीति को लेकर के सवाल उठा रहे थे, बुलडोज़र एक्शन को लेकर के। तो इसका कहीं न कहीं फ़ायदा ज़मीनी तौर पर बहुजन समाज पार्टी को ज़रूर हुआ और माना ये जा रहा था कि जो मायावती के उत्तराधिकारी हैं, ये कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी को उस मुकाम पर पहुँचा देंगे, जहाँ से मायावती के कहीं न कहीं गिरावट देखी गई, यानी मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मायावती ने एक्शन लिया, वो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में था। लेकिन ये उपचुनाव है, ये कई मायनों में अहम है बहुजन समाज पार्टी के लिए। अगर यहाँ पर भी पस्त होती हुई नजर आती है बहुजन समाज पार्टी, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की सियासत जो है, वो कहीं न कहीं अलग तरीके से करवट लेता हुआ नजर आएगा। और जो दलित वोट बैंक, जो मुस्लिम वोट बैंक, जो पिछड़े समाज के लोगों का वोट बैंक है, वो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर साबित होगा। लेकिन मुझे लगता है मुकाबला इतना आसान नहीं होने वाला। मायावती अगर मैदान में उतरी हैं तो कुछ सोच समझ कर ही उतरी होंगी। पुरानी खिलाड़ी हैं उत्तर प्रदेश की, तो देखना होगा क्या कुछ होता है। अच्छा, देखिए बाकायदा हमारे जो सहयोगी हैं सिराज, वो ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सियासी समीकरण बन रहे हैं, किस पार्टी को कहां पर फ़ायदा मिल रहा है और अकेले अगर चंद्रशेखर आज़ाद रावण लड़ते हैं तो उसका कितना फ़र्क पड़ेगा। मैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण का अगर जिक्र कर रहा हूं तो सिराज भाई, हमने ये देखा कि दलितों का वोट बैंक तो उन्हें मिला, मुस्लिम वोट बैंक भी उन्हें मिला है। तो अगर चंद्रशेखर आज़ाद रावण ये कह रहे हैं कि मैं अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ता हूं, तो क्या कितना चांस ये लग रहा है कि वो बसपा के वोट बैंक को तोड़ सकते हैं, या बसपा का जो वोट बैंक है उसको साधने में एक जो बड़ी कोशिश है वो कहीं ना कहीं उनकी कामयाब हो जाएगी? जी देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, सभी सीटों पर, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा झटका है बहुजन समाज पार्टी के लिए। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो है दलितों के बीच खुद को एक नए विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और जाहिर सी बात है काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी मिली है। आपने देखा होगा नगीना लोकसभा सीट पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तमाम बड़े चेहरे चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ प्रचार करने गए थे और वहां पर तमाम तरह की जनसभाओं का आयोजन किया गया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं होता है। 1 लाख से ज़्यादा वोटों के अंतर से जो है चंद्रशेखर आज़ाद जीतते हैं और चंद्रशेखर आज़ाद ज़मीनी तौर पर काफ़ी एक्टिव नेता हैं। चाहे दलितों को लेकर के जिस तरीके से तमाम अत्याचार या दुर्व्यवहार होते हैं, उसकी खिलाफत करते हुए नजर आते हैं और खुद पीड़ित परिवारों से मिलते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो इंटरनेट की दुनिया में जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही हैं, खबरें लगातार जो है आसानी से लोगों तक पहुंचती है, तो इसका फ़ायदा मुझे लगता है चंद्रशेखर आज़ाद को बखूबी मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं देखा जाए तो मायावती जो महज ट्वीट करके जो है राजनीति करती हुई नजर आ रही है। देखिए, ट्वीट से राजनीति अब वो दौर ख़त्म हो चुका है। अब कहीं ना कहीं ज़मीनी तौर पर आपको लड़ना होगा, क्योंकि जनता के पास कई बेहतर विकल्प हैं और जनता जाहिर सी बात है जिधर फ़ायदा होगा उधर ही जाना पसंद करेगी। जी और देखिए, जो हमारे सहयोगी सिराज हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी तो है, लेकिन उसके साथ जो वोट बैंक जुड़ रहा है, कितना बड़ा फायदा उन्हें दिखता नजर आएगा। मायावती को लेकर उन्होंने जिक्र किया था। एक आखिरी में छोटा सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हो जाती है, तो क्या जो 27 का चुनाव है वो भी उनके हाथ से निकल जाएगा? जी, जाहिर तौर पर ये सवाल जो है काफ़ी अहमियत रखता है भारतीय जनता पार्टी के नज़रिए से भी और समाजवादी पार्टी के भी, क्योंकि ये जो 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, इसे सेमीफाइनल आप मान कर चलिए। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मोदी चेहरे के ऊपर पूरा का पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा गया, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर नुकसान हुआ। अब ये विधानसभा चुनाव है, ये पूरी तरीके से इसकी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के हाथ में है और योगी आदित्यनाथ की ये अग्नि परीक्षा है और जाहिर सी बात है इसका जो है ताल्लुकात जाहिर तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव से भी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिराज भाई आपका। और देखिए, ये वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है,
क्या अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव हार जाती है, इस उपचुनाव की 10 सीटों पर उनको नुकसान होता है, तो जो 27 का विधानसभा चुनाव है वो भी योगी आदित्यनाथ के लिए जीतना आसान नहीं रहेगा। क्या लगता है आप लोगों को? इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।